अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। सिटी एट 10 के साथ मैं हूँ ज़ीनत सरफराज। दुआ गो हूँ कि आपका आज का दिन बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन और बहुत खुशियों भरा हो और आने वाला हर दिन आपके लिए ढेरों ढेर कामयाबियाँ लेकर आए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके लिए, हमारे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करें और अगर बात करें थोड़ी सी कि किस तरह के हमारे माशरे रवैये हो गए हैं, अपने टेम्पर की बात करें तो हर बंदा जो है बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। हालांकि हमारे दीन में कहा गया है कि मुस्कुराने का अजर है और अगर आपको गुस्सा आता है और उसमें आप खामोश हो जाते हैं तो उसका भी आपको अजर है। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर कुछ किए बिना अगर आप किसी के लिए मुस्कुरा रहे हो, किसी को मुस्कुरा के देखते हो तो वो भी एक अजर की बात है। कहते हैं कि सदका जारिया है और अगर आप खामोश हो जाते तो उसका भी आपको अजर मिलता है। तो क्या ही ज़रूरी है कि हम गैर ज़रूरी बातों पर दूसरों से बहस करें, दूसरों के साथ जो है वो लंबी लंबी जो है वो तमहीदें बांधें। उससे अच्छा है कि अगर आपको कभी गुस्सा आ जाता है तो आप खामोश हो जाएं, खामोशी का मुजाहरा करें, ताकि उस पल क्या होता है कि जब आपको गुस्सा आता है और आप कुछ भी बात करते हो ना तो बात ज़्यादा बढ़ती है और अगर आप चुप कर जाते हो, खामोश हो जाते हो, एक तो बात ख़त्म हो जाती है, दूसरे की दिल आज़ारी भी नहीं होती, आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज भी नहीं निकलते हैं जो दूसरे के लिए जो है वो दुख का बायस बने और आपको अजर भी मिलता है। तो कोशिश करें कि अगर कभी आपको गुस्सा आ जाए तो आप खामोशी इख्तियार करें ताकि आप जो है वो मुफ्त में अजर कमाएं और इसी दुआ के साथ कि आपका आने वाला हर दिन बहुत अच्छा गुजरे और आज का दिन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार रहे। अगर हम बात करें अपने माशरे की तो हमेशा से मैं कहती हूँ कि तालीम जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी माशरे के लिए। आपकी शख्सियत को निखारने के लिए जो तालीम है, जो इल्म है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तालीमी इदारों की अगर बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट जाते तो पढ़ने हैं, लेकिन और भी बहुत सारी निसाबी गैर निसाबी एक्टिविटीज़ होती हैं और इन तमाम एक्टिविटीज़ के दरमियान में एक और चीज़ जो है वो बहुत अहम समझी जाती है, जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या कहते हैं कि तालीमी इदारों में तंजीमें बन जाती हैं। उन तंजीमों का क्या किरदार है, क्या वो स्टूडेंट्स की और यूनिवर्सिटी के हक़ में बेहतर हैं या नहीं, इसी पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे बहुत ही दो ख़ास मेहमानों ने। मैं उनसे आपका तारुफ़ करवाती हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं अब्दुल कादिर मुश्ताक, HOD हैं पाकिस्तान स्टडी डिपार्टमेंट, GC यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। साथ ही साथ हमारे दूसरे मेहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अब्दुल रहमान, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान, कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त देने के लिए। सर पहले मैं आपसे बात करूंगी कि सारी बातें आप तालीम के शोबे से जो है वो मुंसलिक हैं और उस्ताद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम भी हैं, और लेकिन यहाँ पे बड़े दुख की बात ये है कि तालीमी इदारों में जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की तंजीमें देखने को मिलती हैं जो अच्छा भी किरदार अदा करती हैं, बुरा भी किरदार अदा करती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी होती हैं और अच्छी एक्टिविटीज़ भी होती हैं। तो आपका इस पर क्या ख्याल है कि ये तंजीमें स्टूडेंट्स के हक़ में कितनी बेहतर हैं और कितनी बेहतर नहीं हैं? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि एक तो स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है माशरे के अंदर, उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए कि उनका माशरे में एक इफ़ेक्टिव किरदार जो है वो होना चाहिए। अब जो तालीमी इदारे हैं ये बेसिकली वो नर्सरियाँ हैं जहाँ से जो है वो मुख्तलिफ़ तरह के सेगमेंट माशरे के जो सेक्शंस हैं उनके लिए लोग तैयार होकर आते हैं। उसमें से एक जो है वो पॉलिटिक्स भी है कि हमारे मुल्क के अंदर एक ख़ास पॉलिटिकल कल्चर है, उसमें जो तालीमी इदारे हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब जहाँ तक आपके क्वेश्चन का ताल्लुक़ है कि स्टूडेंट यूनियंस का क्या किरदार होना चाहिए, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि मैं ये थोड़ा उसको फ़र्क बता दूँ कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस में और स्टूडेंट यूनियंस में फ़र्क होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इस वक्त तक मेरा ख्याल है पाकिस्तान में कोई 11 के लगभग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काम कर रही हैं, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन स्टूडेंट यूनियंस एक डिफरेंट चैप्टर है ऑर्गेनाइजेशंस से, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनका एक पूरी हायरार्की होती है, वो पूरे मुल्क में काम कर रही होती हैं, और जो यूनियंस होती हैं वो इदारे तक स्पेसिफिक होती हैं। लिहाजा यूनियंस में और ऑर्गेनाइजेशंस में पहले तो हमें फ़र्क करने की ज़रूरत है ताकि हम चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। अब जो यूनियंस हैं वो तो उसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक वो हैं जो कहते हैं कि यूनियंस होनी चाहिए और दूसरे वो हैं जो कहते हैं कि यूनियंस नहीं होनी चाहिए। अब जो कहते हैं कि यूनियंस होनी चाहिए, उनका ये ख्याल है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल कल्चर को बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि हम लीडरशिप जो है वो स्टूडेंट्स से आगे लेकर आएँ
और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस दें इदारों के अंदर, वो अपने मसाइल को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर हल करें, उनको अपॉर्चुनिटी दें कि वो वहाँ बैठ के डायलॉग करें। डायलॉग के ज़रिए अपने मसाइल पे, मुल्की हालात पे डिस्कशंस हों, डिबेट्स होनी चाहिए, तो उसके ज़रिए से मसाइल का जो सलूशन है वो इदारे भी निकाल सकते हैं और मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है या इंतशार फैला हुआ है तो उसके भी सलूशन निकाला जा सकता है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, वो कहता है कि नहीं, यूनियंस नहीं होनी चाहिए, इससे मारधाड़ होती है, इससे जो है वो वेपनाइजेशन होती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, और फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो केसेस रजिस्टर्ड होते हैं बच्चों पे। फिर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप है वो उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। लिहाजा ये चीज़ें जो है ना, ये यूनियंस नहीं होनी चाहिए। अब ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं वो हमारे यहाँ एग्जिस्ट करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि यूनियंस होनी चाहिए, लेकिन उसको हमें पैरामीटर्स में लाने की ज़रूरत है कि बजाय इसके कि हम उनको एक ओपन छोड़ दें, बल्कि उनके यहाँ हम डायलॉग का जो कॉन्सेप्ट है उसको प्रमोट करें कि वो डायलॉग हों, नेगोशिएशंस हों, बच्चे जो हैं वो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वो सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, वो जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है उनमें इन्वॉल्व हों। अगर ये दो पैरामीटर्स दे के आप यूनियंस बहाल करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो आपको देखने को जैसे आपने बोला कि डायलॉग्स के ज़रिए जो है वो लीडरशिप को कंट्रोल करें और वैसे भी जो है वो स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि जब ऐसी यूनियंस बनती हैं तो उसमें किसी भी तरह का जो है ना वो निज़ाम नहीं है, और स्टूडेंट जैसे कि बात करें कि नौजवान का खून वैसे थोड़ा गर्म होता है, तो जैसे ही वो यूनियन का हिस्सा बनते हैं तो वो समझते हैं कि मार धाड़ डायलॉग, वही बात है कि अथॉरिटी आपके हाथ में अगर कोई है तो उसका गलत इस्तेमाल होता है। इस पे अब्दुल रहमान आप क्या कहते हैं कि ऐसी यूनियंस का होना जो है वो बेहतर है या नहीं? देखिए ज़ीनत, अगर मैं मिसाल दूँ यहाँ पर अपने हमसाया ममालिक की या दूसरी तरक्की याफ्ता ममालिक की, तो हर मुल्क में जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन काम कर रही होती हैं। देखिए ये एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर स्टूडेंट्स मुख्तलिफ़ तंजीमें जो है वो अपना अपना जो है वो मंशूर बयान करती हैं कि अगर वो उनका सेक्रेटरी जीत जाता है, प्रेसिडेंट जीत जाता है, तो यूनिवर्सिटी में वो ये काम करेगा। देखिए यूनिवर्सिटी का इशूज़ क्या है, हॉस्टल्स का इशू होता है, फ़ीसों का इशू होता है कि इतने फ़ीसद बढ़नी चाहिए, लेकिन जो फैकल्टी या यूनिवर्सिटी इतनी पावरफुल है कि वो कई बार 10% से ज़्यादा 50% तक की फ़ीसें बढ़ा देती है। एग्री में भी ये हुआ था। जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स हैं उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखिए यूनिवर्सिटीज़ चल रही होती हैं, 10,000 अरब रुपये के फ़ंड्स होते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं किया जाता। सिर्फ क्लासेस दे देना मसला नहीं होता, बल्कि उनकी जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ, जैसे आपने शुरू में निशान रही कि उन्हें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, उन्हें टूर्स करवाने। कादर साहब जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट के, ये बड़े टूर अरेंज करवाते हैं, मुख्तलिफ जो है वो शहरों में जाते हैं। तो ये शहरों से हट के दूसरे ममालिक में भी जाना चाहिए, इसके लिए बजट होना चाहिए हिस्ट्री के लोगों को, पाकिस्तान स्टडीज़ के लोगों को, या इसके रेलिवेंट जो शोबे हैं। इसी तरह से जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्हें कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, कराची जाना चाहिए, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहिए। जो साइकोलॉजी की हैं उनको इसी तरह से। तो ये यूनिवर्सिटी के बजट भी इजाज़त देता है। बहुत ज़्यादा फ़ीसेज़ आपने बढ़ाई हुई हैं, तो ये सारा कुछ कट कौन लगाता है? दो चीज़ें होती हैं, या तो हुकूमत की जानिब से कट लगाया जाता है, लेकिन ये ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, हुकूमत जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरफेयर इसमें नहीं करती। वैसे भी म्यूज़िकल चेयर बनी हुई है, हुकूमतें बदलती रहती हैं। फिर स्टूडेंट्स यूनियन होती हैं जो उनके मुंतखब प्रेसिडेंट्स होते हैं, जिनको स्टूडेंट्स वोट दे के मुंतखब करते हैं, सेक्रेटरीज़ होते हैं। वो फिर इस पर प्रोटेस्ट करते हैं, या उनको वहाँ पर जो भी डिसीजन लेना है उसमें उनको एज ए मेंबर बिठाया जाता है। वो अपना आउटपुट देते हैं कि अगर फीसेज इतनी बढ़ गई, ये मसला आ जाएगा, स्टूडेंट्स का ये मसला है। फिर जो है वो मिलजुल के चीज़ें चलती हैं। फिर जो लीडरशिप उससे निकलती है मर्ज होके, वो बड़े ज़बरदस्त लोग निकलते हैं। देखिए सियासत में जो लोकल बॉडीज़ और यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या स्टूडेंट्स यूनियंस, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है कि यहाँ पर ना तो लोकल बॉडीज़ को बढ़ने दिया गया, ना ही जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन को चलने दिया गया। ये ज़्यादा दौर में बंद हुई थी, तो लोकल बॉडीज़ भी जो है वो 2015 के बाद नहीं हो सकें। इसका नुकसान ये हुआ कि यहाँ पर आप देख लें कि जो सियासत में तसव्वुर था कारकुन का, जो सियासत में लीडरशिप का तसव्वुर था, वो ख़त्म हो गया। अब रियल स्टेट के शोबे से 90% लोग असम्बली में बैठे हुए हैं, जिनके पास उनकी वाहद क्वालिटी है कि उनके पास पैसा है। बस पैसे के अलावा कोई उनकी क्वालिटी नहीं है।
ये अभी यहाँ पर हमारे जो अपोजिशन लीडर वो गुजरे हैं, राजा रियाज साहब अभी नून लीग में आ गए हैं, तो वो मतलब पाकिस्तानी पार्लिमानी निज़ाम पे अगर आपने कोई रिसर्च करनी है तो ये देख लें कि ये निज़ाम हमारा है कि जहाँ पर कोई इक्वालिटी नहीं चाहिए। अपोजिशन लीडर को कोई तकरीर करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा मुकर्रर हो, बल्कि बस बन गया। ऐसे ही पूरी असम्बली का हाल है। असम्बली में कोई 50% मेंबर्स जो है वो MP MNAs वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते। 5 बार MNA MPs बन गए हैं और असम्बली में एक लफ्ज़ भी बोला होता उन्होंने, तो वो लोग अपने हल्के की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनका सिर्फ ये काम होता है PM या CM को मिलके ना अपने तबादले करवाने, अपने जो रिश्तेदारों को जॉब दिलवानी, या जो अपने SHOs लगवाने या SCs लगवाने, बस ये काम है उनका। जो सियासत में उनको जो मैंडेट दिया है, जो उनकी लेजिस्लेशन का शुबा है, वो बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। अगर एक स्टूडेंट्स लीडर आता है उसकी जगह पे, वो पढ़ा लिखा भी है, वो चीज़ों को समझ भी रहा है, वो स्टूडेंट्स और शायद उसमें उतने गट्स भी हैं कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके। तो फिर माजी में बड़े लोग सामने आए हैं सियासत में, वो बड़े कामयाब हुए हैं पाबंदी लगने से पहले की। अगर हम बात करें NSF से या जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट यूनियन है, उससे भी अच्छे लोग आए हैं। तो ये सारा कुछ वो होता है कि उनके जो है वो डायलॉग करने की सलाहियत होती है, वोट लेने की सलाहियत होती है, क्योंकि उन्होंने जब स्टूडेंट्स यूनियन में वोट लिया होता है, स्टूडेंट से डायलॉग किया होता है, तो उसके पीछे उनका कोई पैसा नहीं होता। उनकी अपनी शख्सियत होती है, अपना किरदार होता है, अपनी गुफ्तगू होती है, उसके बल पे वो कामयाब हुए होते हैं। मतलब अगर ये कहें कि हम इस तरह के अगर स्टूडेंट यूनियन से लीडर्स पैदा होते हैं तो वो आगे जाके मुल्क कौम की बेहतर अंदाज में जो है वो खिदमत कर सकते हैं और अच्छे पॉलिटिशियंस बन के जो है वो बेहतर अंदाज में जो है, और डायलॉग से आपको पता है कि बहुत सारे मसाइल का हल हो जाता है। जब आप सिर्फ पैसे के बलबूते पर आएंगे और कोई बात ही नहीं, आपकी खुद की अपनी पर्सनालिटी, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप कैसे सही और गलत कह सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जब आपने पैसे की वो आपको भी पता था कि आप कितने पानी में और पैसे का इस्तेमाल करके आप उस पोजीशन पर उतार देते हैं, तो ये बहुत सारे उन नौजवानों के साथ गलत नहीं होता है कि जो इस जज्बे के साथ हमेशा जब हम जाते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, तो हम बहुत सारे ख्यालात, बहुत सारे ख्वाबों के साथ जाते हैं और हर कोई चाहता है, उसकी शख्सियत मुख्तलिफ होती है, कुछ सियासतदान भी बनना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पढ़े लिखे हैं, जो हमारे माशरे को बेहतर कर सकते हैं, उनके साथ फिर ये ज़्यादती है। जैसे आपने बात की कि यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट इंटर होता है तो उसका एक ख्वाब होता है। हर इंसान को ख्वाब देखना चाहिए, और जब तक आप ख्वाब नहीं देखते आप सवाल नहीं कर सकते। Exactly. अच्छा, अब सवाल करने का जो तस्वर है वो हमारे माशरे में ओवरऑल नहीं है। इस वजह से नहीं है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल इनटॉलरेंस है। अगर हम पॉलिटिकल टॉलरेंस को प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन करने की जो हैबिट है वो डेवलप होगी, और उससे लोग जो है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, ना कि उसके ज़रिए एक्सट्रीमिज़म आएगा। अब मसला ये है कि हम स्नब करते हैं उस बंदे को जो क्वेश्चन करने वाला हो। अब स्टूडेंट को जब आप कॉन्फिडेंस देंगे तो नेचुरल है कि वो क्वेश्चन करने की तरफ जाएगा, और क्वेश्चन करेगा तो उसका सलूशन आएगा। अगर वो खामोश रहेगा तो उससे ना तो उसका कोई विजन डेवलप हो सकता है, ना उसके अंदर नॉलेज आ सकता है, क्योंकि नॉलेज आता ही हमेशा क्वेश्चन के ज़रिए से है। अब मसला ये है हमारे तालीमी इदारों का कि डिक्टेटरशिप है, कि जब हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप होगी तो फिर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं होगी, और अगर पॉलिटिकल टॉलरेंस नहीं होगी तो डेफिनेटली उससे रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म भी फैल सकता है, उससे आपके मुल्क के अंदर इंतशार भी फैल सकता है, और जिसकी वजह से फिर आप मैनर्स से ज़रा आगे जाके आप एक माशरे में बिहेव करते हैं। और ये जो पॉलिटिकल टॉलरेंस है ये आपको रिलीजियस टॉलरेंस की तरफ भी लेकर जाती है, मैनरिज्म की तरफ भी लेकर जाती है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब पॉलिटिकल टॉलरेंस सिर्फ आ ही उस वक्त सकती है जब आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर आप डायलॉग को प्रमोट करेंगे, और डायलॉग का एक ही हल है कि एक जो यूनियंस हैं उनके लीडर्स को आप बिठाएं, उनको कहें कि जो इस वक्त हमारे मसाइल हैं, जैसे अब्दुर्रहमान ने बात की कि फ़ी का इशू है, हॉस्टल्स के प्रॉब्लम्स हैं, ये सिक्योरिटी का जो थ्रेट है कि आप जो है वो तो मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTH
10 और अगर तालीमी इदारों में बात करें स्टूडेंट यूनियंस की, तो हम देखते हैं कि हर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में मुख्तलिफ तरह की जो है वो तंजीमें बनी हुई हैं, लेकिन क्या ये तंजीमें सही हैं, गलत हैं, और अगर ये बेहतर है तो किस तरह से ये हमारे माशरे में आगे बढ़कर अपना अहम किरदार अदा कर सकती हैं, इसी हवाले से हम बात करें। सर, हम बात करें अगर थोड़े से स्टूडेंट यूनियन की हिस्ट्री की, तो ये कैसे स्टार्ट हुई और इसके पीछे का क्या बैकग्राउंड है? अच्छा, ये आपने अच्छा किया कि हिस्ट्री के हवाले से बात की है। एक तो मैं इसकी जो रूट्स हैं वो सर सैयद अहमद ख़ान से लेता हूँ, अलीगढ़ के इंस्टीट्यूशन से, कि वो अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन के जो फारिग व तहसील लोग थे उनका पाकिस्तान बनाने में बड़ा अहम किरदार रहा है, और उनको ज़रा इनलाइटेंड स्टूडेंट समझा जाता था, क्योंकि उस वक्त अलीगढ़ की जो अप्रोच थी तो वो हमारे मदरसा कल्चर जो यहाँ प्रिवेल कर रहा था उससे डिफरेंट थी, और इस वजह से उन लोगों ने बाद में पाकिस्तान बनाने में भी अपना किरदार अदा किया। फिर दूसरा जो स्ट्रॉन्ग फैक्टर हमें नज़र आता है वो MSF का है, कि MSF जो है उसका एक उससे पहले बल्कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से भी उसकी जो हिंदू कम्युनिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस थी स्टूडेंट्स की, वो भी हमें नज़र आती हैं। फिर 1905 में जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल पे स्टूडेंट्स का हमें प्रोटेस्ट नज़र आता है। फिर उसके बाद जो है वो पूरी तारीख में जहाँ जहाँ जो मेजर इवेंट्स 1937 तक जितने इवेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं उन सब के अंदर स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो हमें नज़र आ रही है। अच्छा, अब आप देखेंगे इसी वजह से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जब महसूस किया कि स्टूडेंट्स का एक इफ़ेक्टिव किरदार होना चाहिए, तो उस पे उनके बहुत सारी स्पीचेस जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ हैं, जिस पे वो 1937 से 1947 तक का जो किरदार है उस पे वो उनको मोटिवेट करते हैं कि माशरे के अंदर उनका एक इफ़ेक्टिव किरदार होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह फिर जब पाकिस्तान बन जाता है तो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली लैंग्वेज की जो मूवमेंट चली थी उसमें सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव रोल अदा किया था वो स्टूडेंट्स का था। फिर उसके बाद आप आ जाएँ तहरीक ख़त्म नबूवत देख लें, तहरीक ख़त्म नबूवत पे स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो हमें नज़र आती है। अच्छा, इसी तरह फिर अयूब खान का जो दौर है उसमें एक 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। अच्छा, स्टूडेंट ये यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस दिया गया, उसकी वजह से स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ कि ये 2 इयर्स की डिग्री जो है वो 3 इयर्स पे क्यों की जा रही है। फिर इस जो यूनिवर्सिटी ऑर्डिनेंस आया उस पर प्रोटेस्ट आया। अच्छा, इवन अयूब खान के जवाल की जो वजह है वो भी स्टूडेंट बने कि उन्होंने भुट्टो का साथ दिया, और 1967 से ऑनवर्ड जो है वो बाकायदा उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। इसी वजह से जब भुट्टो साहब आए तो भुट्टो साहब ने भी स्टूडेंट्स की जो बाकायदा इन्वॉल्वमेंट है इदारों के अंदर उसको पहले तो प्रमोट किया उन्होंने। जैसे आप देखें कि उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ की जो सिंडिकेट है उसमें स्टूडेंट्स को नुमाइंदगी दी, एकेडमिक काउंसिल में स्टूडेंट्स को नुमाइंदगी दी, डिसिप्लिन कमेटी में उनको नुमाइंदगी दी, यानी इदारों के अंदर जो बॉडीज़ एग्जिस्ट करती हैं उन सब में स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को भुट्टो साहब ने इंश्योर किया। लेकिन लेटर ऑन जब ज़िया-उल हक साहब आए तो उन्होंने स्टूडेंट यूनियंस जो हैं उनको बैन कर दिया, और जिसकी वजह से फिर हमारा जो एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी की हम तरफ जा रहे थे इदारों के अंदर वो स्टॉप हो गया। अच्छा, जब ज़िया साहब गए तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई हैं, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने फिर यूनियंस बहाल करने का ऐलान किया कि यूनियंस होनी चाहिए, क्योंकि वो उनके यहाँ एक मेरा ख्याल है ऑक्सफोर्ड का एक तसव्वुर था या कैम्ब्रिज का एक तसव्वुर था कि किस तरह जो है वो वहाँ पे डायलॉग होते हैं, बच्चों के बैठ के अपने मसाइल पे बात करते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उसकी बहाली की। अच्छा, इसी तरह ये पीरियड चलता रहा। फिर इमरान खान साहब का जो गवर्नमेंट थी, इमरान खान का बहुत सारा जो फोकस था वो यूथ पे था कि यूथ को जो है वो आगे बढ़ना चाहिए, अपना रोल अदा करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये हुआ कि जब वो आए, गवर्नमेंट उनकी बनी, तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया कि हायर एजुकेशन कमीशन का जो बजट है उसको कट लगा दिया, और उस पर फिर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ कि हायर एजुकेशन का बजट जो है वो बढ़ाने की बजाय उसको कम कर दिया गया। जैसे कि उनका फोकस ही ये था कि हम हेल्थ और एजुकेशन पे हम सर्व करेंगे, लेकिन उनका ये जो हायर एजुकेशन को कट लगाने का जो फोकस था वो खत्म। अच्छा, इसी तरह फिर उन्होंने कोई लेजिस्लेशन भी नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी यूथ की पार्टिसिपेशन जो है वो पॉलिटिक्स में हो सके या जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके ज़रिए से वो आगे आ सके। लेकिन इस हवाले से मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को थोड़ा अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने एक बिल, स्टूडेंट यूनियंस रिस्टोरेशन बिल एक
इंट्रोड्यूस करवाया। आई थिंक शायद 2019 में ये उन्होंने इंट्रोड्यूस, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में देखा। तो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर का सारा फोकस जो है वो सोसाइटीज़ के ऊपर है। अच्छा, अब ये बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिलता इदारे के अंदर, तो वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो वो प्रैक्टिकल फील्ड में कैसे आके काम करेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब घर से पैदा होता है तो उस पर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, वो फियर होता है कि आपके बाप का आपके ऊपर खौफ है, आपकी वालदा का खौफ है, आपके स्कूल टीचर जो है उसने डंडा रखा होता है उसका खौफ है। अच्छा, फिर उसके बाद एक जो है वो आप कॉलेज में जाते हैं तो वो एक जो है वो एक डिफरेंट तरह का कल्चर आपको मिलता है, लेकिन वहाँ भी मेन फोकस जो है वो है कि हमने किसी तरीके से मार्क्स लेने हैं और हमने डिग्री लेनी है। इसमें एक चीज़ ये भी बड़ी आती है कि हम बहुत सारे मेजोरिटी में, या शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ थोड़ा सा उसके फिगर्स में, कि पेरेंट्स भी पीछे से कहते हैं कि हाँ ठीक है कॉलेज यूनिवर्सिटी तक चली जाओ लेकिन हमने जॉब नहीं करवानी है। तो इस थॉट को चेंज करने की कितनी ज़रूरत है? एक बच्चा जब आ रहा है यूनिवर्सिटी में, वो पढ़ भी रहा है, अच्छा भी है, उसकी स्किल्स को पॉलिश करने की ज़रूरत है, तो लेकिन उसको पीछे से फैमिली की सपोर्ट नहीं है। ये आपका जो सोशल स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करने की ज़रूरत है। आप देखें कि हमारे यहाँ ना क्लास स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है कि अब जो हमारे यहाँ एक एलीट क्लास है उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। सर इसी पे बात करेंगे, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बात करें तलीमी इदारों के हवाले से तो बहुत सारे मसाइल हमें हर दौर में जो है वो फेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट विंग्स हम देखते थे कि पहले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट तंजीमें होती थी और जोश व खरोश से वो काम करती थी, यूनिवर्सिटी के बहुत से मसाइल भी हल करते थे। जहाँ पे बात करते हैं मसाइल के हल की, वहीं पर थोड़े से झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन कहते हैं ना कि गर्मी सर्दी चलती रहती है, लेकिन हमारे जो तालिब इल्म हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं हमारे माशरे में, माशरे के बेहतरी के लिए। सर अगर हम बात करें स्टूडेंट विंग्स की तो जारी बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं, कुछ टाइम पहले तक जो ये तंजीमें काफ़ी सरगर्म थी, तो कोई ऐसी मशहूर शख्सियत हैं जो इन्हीं स्टूडेंट विंग्स से निकल के आज जो है वो मुल्क के लिए बेहतरी का कोई काम कर रही हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं कि फेमस हो गई हैं, या अपने शोबे में जो वो चाहते थे, जहाँ वो चाहते थे उनको वो मुकाम हासिल हुआ? ये स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स रही है अभी हमारी इस वक्त जो लीडरशिप है नेशनल लेवल पे, ये सारी की सारी पंजाब यूनिवर्सिटी से गई हुई है मोस्टली जो है, जिसमें जवेद हाशमी का आप नाम दे सकते हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, ठीक है, ये लियाकत साहब हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमात इस्लामी के प्लेटफॉर्म से जो है वो पॉलिटिक्स करते रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, और यहाँ से निकल के वो नेशनल लेवल पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि इस वक्त हमारे बच्चे के लिए क्या ये सारी शख्सियात रोल मॉडल हैं या नहीं है। अगर तो ये रोल मॉडल हैं तो देन हमारे जो स्टूडेंट हैं वो इनको फॉलो करेंगे अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। अगर ये रोल मॉडल नहीं है तो फिर हमें नए ट्रेंड्स इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब आप जो है ना वो अपनी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। अब आपके इदारे compete कर रहे हैं इंग्लैंड और अमेरिका के इदारों के साथ, लिहाजा वहाँ के जो ट्रेंड्स हैं उनको आपने अपने मुल्क के अंदर भी लाना है ताकि आप उनकी फहरिस्त में शामिल हो सकें। आपके मुल्क में जो ब्रेन ड्रेन भी हो रहा है उसको भी आपने रोकना है कि यहाँ से बच्चे बजाय इसके कि वो PhD और MPhil करने बाहर चले जाएं, आप अपने इदारों की क्वालिटी बेहतर करें। और क्वालिटी बेहतर करने के लिए ज़रूरी है कि एक विंग जो स्टूडेंट का पॉलिटिक्स का है उसको भी आप प्रमोट करें ताकि आपकी जो नेशनल लेवल की लीडरशिप है वो हमारी जो नई यंग जनरेशन आएगी उनके लिए रोल मॉडल बन सके। अब ये इसी सूरत में हो सकता है जब आप डायलॉग इदारों के अंदर डायलॉग रखेंगे और वेपनाइजेशन से इदारों को महफूज रखेंगे। अब मसलन प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ना तो हमारे जो हेड्स हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के हेड्स हैं, ना तो वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रंट पे आके अपना कोई रोल अदा करें, ना वो जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपकी फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं ना वो लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है वो आपसे क्वेश्चन करें। अब बेसिकली तो आपके जो फिनांसिस के मैटर्स हैं उस तक भी स्टूडेंट को एक्सेस होनी चाहिए। आपके जो रूल्स बन रहे हैं स्टूडेंट्स के मुतालिक ही आप रूल्स बना रहे हैं, उसमें स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करें ताकि वो पॉलिसी मेकिंग करना भी सीखे कि किस तरह रूल्स बनते हैं, किस तरह उसकी ड्राफ्टिंग होती है, किस तरह उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। क्योंकि आपने सिर्फ टीचर्स थोड़ा पैदा करने हैं,
आपने तो साथ साथ जो है वो पॉलिटिशियन भी पैदा करने हैं, बिजनेसमैन भी पैदा करने हैं। आपने सारे माशरे के सारे सेगमेंट्स को सामने रख के आपने एकेडमिया को सेट करना है कि किस तरह आप इस माशरे के लिए अपना इफ़ेक्टिव किरदार अदा कर सकें। लेकिन बदकिस्मती ये हो रही है कि हम सिर्फ डिग्रियां जो हैं उस पर फोकस करते हैं कि बच्चा जो है वो डिग्री कंप्लीट करे, उसको उसके बाद माशरे के रहमो करम पर छोड़ देते हैं। और अक्सर मैं ये कहता हूँ कि ये जो हमारी डिग्रीज़ हैं, इनकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो यूनिवर्सिटी के अंदर से स्टार्ट हो जानी चाहिए। मसलन मैं अगर पॉलिटिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पॉलिटिक्स को बुरा नहीं समझना चाहिए, और बच्चे के ज़हन में ये नहीं बिठा देना चाहिए कि पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ एक पैसे वाले का काम है, जिसके पास पैसा है वो पॉलिटिक्स कर सकता है, या जो एलीट क्लास है सिर्फ वो पॉलिटिक्स कर सकती है। जब हम पॉलिटिक्स को नेगेटिव सेंस में लेंगे तो फिर हर बंदा उससे नफ़रत करेगा, उसको बुरी चीज़ समझेगा। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये एक पॉजिटिव चीज़ है कि जिसके ज़रिए एक आम इंसान भी अपनी पॉलिसी मेकिंग में या गवर्नमेंट में अपना कोई किरदार डेवलप कर सकता है। वरना तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो जो है वो आगे आके नेशनल लेवल पे अपना कोई किरदार अदा कर सके। अब ये एक जो हमारी एक माफिया जो है, या आप ये कह लें कि जो ओलिगार्की है हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने आम लोगों को ये तसव्वुर किया, माइंड उनका सेट कर दिया है कि आप पॉलिटिक्स करना आपका काम नहीं है। पॉलिटिक्स करना एक मखसूस सेक्शन का काम है, जिसके अंदर फ्यूडल्स भी हैं, जिसके अंदर इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। और अभी मैं समझता हूँ एक नया ट्रेंड आ रहा है कि ओवरसीज़ भी आपकी पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। अब पहले फ्यूडल्स यहाँ पे हमें लीड करते रहे, फिर इंडस्ट्रियलिस्ट करते रहे, अब ओवरसीज़ करेंगे। लेकिन हमारी जो मिडिल क्लास है वो वहीं स्टैंड कर रही है जहां वो 1947 में थी। और उसके बाद एक बदकिस्मती ये हुई कि जो अब्दुर्रहमान ने बात की है कि हमें लोकल गवर्नमेंट को प्रमोट करना चाहिए, 1985 की जो असेंबली थी उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के ही लोग हैं, कि जो काउंसलर लेवल के या चेयरमैन लेवल के लोग थे। पीपल्स पार्टी 1985 के इलेक्शंस में बाईकाट पे चली गई, जिसकी वजह से जो फ्यूडल्स थे वो अलग हो गए सियासत से, और ये जो जितने हजरात थे यूनियन काउंसिल्स वाले, ये MP MNA बन गए। और इनकी वजह से हमारी 85 की असम्बली जो है उसको पाकिस्तान की सबसे करप्ट तरीन असम्बली समझा जाता है, कि जी करप्शन जो पाकिस्तान में आई है ये आई ही 1985 के बाद है। इससे पहले अब ये भी थोड़ा सा है ना कि अपने तलीमी निज़ाम को भी हमें बेहतर करने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि जो मतलब घिसे पिटे वही टॉपिक्स, वही थ्योरी पे, उसी सिस्टम पे हम चलते जा रहे हैं जो पहले से था। हालांकि अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गया। पाकिस्तान में अभी भी जो लोग हैं वहीं के वहीं हैं। अब्दुर्रहमान, इस हवाले से मैं जो है ना अगर बात करूं थोड़ा सा हमारे तालीमी निज़ाम की, तो तालीमी निज़ाम को बेहतर होने की ज़रूरत है अगर हमें बच्चों को आगे लेके आना है, स्टूडेंट्स को आगे लेके आना है। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट विंग को दोबारा से उस तरह से स्टार्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम माशरे में अच्छे लीडर्स पैदा कर सकें। हसीने, तो हमारा एक दोस्त है वो यूनिवर्सिटीज़ को ना वो डिग्रियों का कब्रिस्तान कहता है कि यहाँ पर जो आप पैसे दे के कोई भी डिग्री ले लें, बस आपने दाखिला लेना है और उसके बाद जो है वो डिग्री मिल जाएगी। कोई जो है वो कॉम्पिटेंसी या कुछ भी ऐसा जो है वो ज़रूरी नहीं है। डिग्री जैसे बंदा दाखिल होता है ना वैसे ही निकल जाता है। यूनिवर्सिटी उसको कुछ भी तब्दील करने की ज़रूरत नहीं महसूस करती। जैसे सर ने फरमाया कि यहाँ पर जो ज़रूरी है कि उसको मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में लाया जाए, उससे उसको जो उसकी जो एक्सपोजर है वो बढ़े, उसकी जो सलाहियतें वो खुलकर सामने आए, जो उसका डर खौफ है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, बस क्लासेज हो रही होती हैं और उसमें जो है वो नोट्स दिए जा रहे होते हैं और उसके बाद जो रट्टा, जो यहाँ पर जो रट्टे का इम्तिहान होता है बेसिकली ना, जो बेहतरीन रट्टा लगाता है, मतलब अभी तक हमारे यहाँ मैं खुद देख के बड़ी हैरान हूँ कि रट्टा सिस्टम ही नहीं खत्म हो रहा, बच्चे कॉन्सेप्ट्स पे आ ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ा जो हमारा कंपटीशन है, जो जिसको CSP कहते हैं, वो इंग्लिश का टेस्ट होता है। 90+ स्टूडेंट्स जो है उसमें इंग्लिश में फेल हो रहे होते हैं। यानी कि उसकी वाहद जो क्वालिटी है या काबिलियत है वो ये है कि जिसकी इंग्लिश बेहतर हो वो कामयाब हो जाता है। मिफ्ता इस्माइल ने एक बार कहा था कि यहाँ पर इसमें जो HESN के है ना वो 90% लोग हैं जो HESN में पढ़ने वाले हैं, जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है। बाकी जो रह गए कराची ग्रामर स्कूल वाले हैं या कोई बाहर से जो है वो आ जाता है। ये 100% लोग जो महज 2-3 अदारे जो है वो पैदा कर रहे होते हैं, और उसकी वाहद वजह ये है कि उनकी जो इंग्लिश की बोलने की या लिखने की सलाहियत है वो बाकियों से बेहतर होती है। और वही लोग जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी पे है, वही लोग हमारी अदलिया पे है, वही लोग जो हर किस्म के कंपटीशन में जाते हैं।
तो रह गई बात जो यहाँ पर बाकी जो रह गई वो रियल स्टेट के पॉलिटिशियन में चले जाते हैं या जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं वो लोग चले जाते हैं। ये मिला के जो 5% एलीट है इसने मुल्क के जो वसाइल पे कब्जा किया हुआ है 100% वसाइल पे। बाकी जो 80-90% लोग हैं जिसमें लोअर मिडिल क्लास है या दूसरे लोग हैं वो सारे के सारे जो है वो 47 से लेकर अब तक बर्दाश्त ही करते चले आ रहे हैं, चाहे IMF की कोई भी जो है डील हो। लेकिन वक्त जो है ना वो इस चीज़ पे है कि स्टूडेंट पे भी जो है फोकस किया जाए और उससे पहले तालीमी इदारे जो हैं वो अपना मेयार बेहतर करें ताकि स्टूडेंट्स अच्छे से जो हैं पढ़ाई में भी और आगे अपनी जो करियर की तरफ जो भी वो सिलेक्ट करें उसमें अच्छे से एक्सेल कर सकें। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अब्दुल रहमान आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। अभी वक्त रखते हैं एक छोटे से ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTN। सेहत के हवाले से बात करें तो हमेशा से कहा जाता है कि सेहत हज़ार नेमत है, जान है तो जहान है, और जहाँ जान है जहान है उसके लिए जितना अच्छा आपका फूड होना चाहिए, जितना अच्छा आपका इंटेक होना चाहिए, उतना ही आपका लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको इंक्लूड करनी चाहिए ताकि आप सेहत तंदुरुस्ती की जो है वो ज़िंदगी जी सकें, क्योंकि आपका तंदुरुस्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेहत की बात करें तो फैसलाबाद में अगर स्पेशली जितने भी हमारे सेहत के डिपार्टमेंट्स हैं और हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनकी बात करें तो जहाँ पे हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो बीमारियाँ बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल्स में जो पेशेंट्स हैं उनकी तादाद भी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे हमें मसाइल देखने को नज़र आते हैं, मिलते हैं कि हमारे पेशेंट्स को बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखें, मैं हमेशा से कहती हूँ कि एक तस्वीर के दो पहलू होते हैं, दो रुख होते हैं। जहाँ पे हमें पेशेंट्स के प्रॉब्लम नज़र आते हैं वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पूरा अमला है, उसको भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उनको भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे मसाइल से वो दो चार होते हैं। वो क्या मसले मसाइल हैं उन्हीं के हवाले से बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद सलीम ताहर हरर हैं, DMS एडमिन अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने वक्त निकाला और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि डायरेक्टली आप जो है वो हॉस्पिटल से यहाँ आए और हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया, तो बहुत शुक्रिया आपका। जी जी, बस हमारा हॉस्पिटल जो है ना वो पूरे रीजन का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और उस पर बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। जब भी कहीं पर किसी पेशेंट को कोई कम्प्लिकेशन बनती है जो टर्शरी लेवल बाकी जो हॉस्पिटल्स हैं या प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हैं वहाँ पर वो डील नहीं हो सकता तो वो रेफ़र कर देते हैं अलाइड में, और डायरेक्ट भी हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। तो अल्लाह ताला का शुक्र है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इन सारी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तरीके से, और वैसे भी डॉक्टर्स को जो है वो इंसानियत का मसीहा कहा जाता है, जो दिन रात बिना ये सोचे अपनी फैमिली का, अपने प्यारों का सोचे जो है वो दिन रात जो है वो इंसानियत की खिदमत में सर्व कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं, जब हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो हम कहते हैं मरीज़ों को बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन ऑन द अदर हैंड जैसे मैंने पहले भी बात की कि अमले को भी बहुत सारे जो है ना वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी सहूलियात का फुकदान है। तो पहले मैं ये चाहूँगी कि जो सहूलियात मौजूद हैं हम उस पर बात करें कि अलाइड हॉस्पिटल में पेशेंट्स को कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत अच्छे तरीके से पेशेंट्स को सर्व कर रहे हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा उसमें कोई शॉर्ट कमिंग्स आ जाती हैं वक्ती तौर पर। ज़ाहिर है ये हमारा इदारा जो है उसमें पेशेंट्स की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गवर्नमेंट हमें बजट भी हर साल इजाफ़ा करती है, लेकिन हमारे पास जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं या जो बेड्स हैं उनकी तादाद में असल में इजाफ़ा होना चाहिए। उसके लिए भी हमारे जो वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़फ़र चौधरी साहब और हमारे जो MS है मियाँ फ़हीम यूसुफ साहब वो कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला इस रीजन के लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो देखेंगे कई नए डिपार्टमेंट्स बनेंगे, बेड्स की तादाद में इजाफा होगा। वो दिन रात इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मैं उनको ही जो ये कोशिशें हैं उनको बहुत मतलब सलाम पेश करता हूँ कि वो फैसलाबाद के लोगों के लिए और इर्द गिर्द के रीजन के लोगों के लिए इतना अच्छा सोच रहे हैं। तो हमारे पास जो मौजूदा सहूलियात हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एमरजेंसी है, सर्जिकल और मेडिकल एमरजेंसी, और वो फुल्ली इक्विप्ड है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, और लेकिन उसमें बेड्स की तादाद अभी कम है।
वो इंशाल्लाह ताला उसमें भी जल्द ही इजाफा हो जाएगा। हमारे पास आउटडोर है जिसमें तकरीबन तमाम जो स्पेशलिटीज़ हैं या सब स्पेशलिटीज़ हैं उसके मतलब एक्सपीरियंस लोग, कंसल्टेंट्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रोफेसर्स भी रोज़ बैठते हैं। और प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की हाज़िरी को यकीनी बनाने के लिए मैं अपने वाइस चांसलर प्रोफेसर ज़फ़र चौधरी साहब को अप्रिशिएट करूँगा, उनको अल्लाह ताला जज़ा दे। अब रोज़ाना हमारे पास तकरीबन 5000 प्लस पेशेंट्स ओपीडी में आते हैं, जिसको हमने मतलब करना होता है, मैनेज करना होता है। तो उसके लिए भी हमारे जो वीसी साहब हैं और एमएस साहब हैं उन्होंने कोशिश की, उसके लिए अब ओपीडी की रीवैम्पिंग हो रही है, उसमें हमें बहुत सी नई चीज़ों का, नई सहूलियात का इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह। और जैसे आप बात कर रहे हैं कि बहुत बिजी सारा दिन रहता है, बहुत सारे दिन ब दिन हम खुद भी देखते हैं कि लाइड हॉस्पिटल में मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। और उसकी बड़ी वजह ये भी है कि ना सिर्फ फैसलाबाद से बल्कि जितने भी हमारा गोजरा, टोबा, समुंदरी जितने भी पास के एरियाज़ हैं, जो सिटीज़ हैं, वहाँ से भी यहाँ पे पेशेंट्स को रेफ़र किया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर किस तरह से आप जो है वो हैंडल करते हैं पेशेंट्स को? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लाइड हॉस्पिटल जो है उसकी इतनी मतलब हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो अमला है, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी काविशों की वजह से आज तक हमने किसी पेशेंट को रिफ्यूज़ नहीं किया और ना कभी हमने कोई रेफ़र किया है। अगर कोई पेशेंट खुद लाहौर जाना चाहे तो वो खुद चला जाता है लामा होकर या DOR होकर। हमारे पास हर किस्म की सहूलत मौजूद है और हम दिन रात कोशिश करते हैं कि इन सहूलियात से लोगों को फ़ायदा पहुँचे। तो बाज़ दफ़ा शॉर्ट कमिंग्स आती हैं, कोई कंप्लेंट्स भी आती हैं तो हम उसको मैनेज करते हैं। तो हमारा अमला जो है वो फुली ट्रेंड है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो एमरजेंसीज़ हैं वो सर्जिकल एमरजेंसी में 60 प्लस बेड्स हैं, मेडिकल एमरजेंसी में 60 प्लस बेड्स हैं और वहाँ पेशेंट आते हैं जो मैनेज होकर डिस्चार्ज हो जाते हैं। कुछ जो हैं वो उनका एडमिशन करना पड़ता है। हमारे जो वार्ड्स हैं, हर किस्म के वार्ड के जो डॉक्टर्स हैं उनकी बाकायदा हमने एक रोस्टर बनाया हुआ है, वो रोज़ का रोस्टर के मुताबिक वहाँ ड्यूटीज़ देते हैं और जो पेशेंट एडमिट करने वाले हैं वो वार्ड में फिर रेफ़र हो जाते हैं। और हमारी जो OPD है वहाँ से इलेक्टिव लिस्ट के लिए पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट होते हैं और जो हमारे तकरीबन हर वार्ड में जो हर किस्म की सहूलत मौजूद है। लेकिन बाज़ दफ़ा पेशेंट्स की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वार्ड के बेड्स जो हैं वो कम पड़ जाते हैं। तो उसके लिए भी हमारे जो MS साहब हैं, मियाँ फ़हीम यूसुफ साहब, डॉक्टर मियाँ फ़हीम यूसुफ, उन्होंने अब हर वार्ड में पार्टीशन करवा रहे हैं और नए जो बेड्स हैं, स्मार्ट बेड्स जिनको हम कहते हैं, उनकी तादाद जो है उसके लिए हमने टेंडर दे दिया हुआ है, नए बेड्स भी आ जाएंगे। हम अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इसको मैनेज करें और जो नए बेड्स की मंजूरी है उसके लिए भी हमने सेक्रेटरी साहब को रिक्वेस्ट की है। उन्होंने कहा है कि आप हमें बना कर भेजें एक फिजिबिलिटी प्लान, तो हम इंशाल्लाह ताला नए बेड्स जो हैं वो भी आपके मंजूर कर लेंगे। फ़िलहाल हमारे पास जो मंजूर शुदा बेड्स हैं वो 1500 प्लस हैं पूरे अलाइड हॉस्पिटल के, हर डिपार्टमेंट के। तो रीजन में बाकी इस लेवल का कोई भी हॉस्पिटल नहीं है। एक तो मेरी ये गुजारिश है कि इस लेवल के 1-2 हॉस्पिटल और बन जाए ना, ताकि तो अमले को भी सहूलत रहे और पेशेंट्स को भी जो है वो सहूलत रहे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ देखते हैं कि पेशेंट जो आते हैं या उनके अटेंडेंट होते हैं वो थोड़े से कहते हैं ना कि बेसब्रे भी हो जाते हैं, थोड़े से बर्दाश्त से बाहर, सारी बात उनके प्यारे तकलीफ में होते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि बड़े तल्ख रवैयों का भी सामना करना पड़ता है। वो ये नहीं समझते हैं कि जो हॉस्पिटल का अमला है वो भी कुछ मुश्किलात हैं, कुछ परेशानियां हैं जिनको फेस कर रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में बड़ी अगर शिकायत मौसूल होती हैं तो उनको फिर किस तरह से टैकल किया जाता है? क्योंकि हम ये समझते हैं कि अगर कोई बीमार हॉस्पिटल में जा रहा है ना तो डॉक्टर का जो शफकत भरा रवैया है ना, आधा तो उसको वहीं पर ठीक कर देता है। जी, इसके लिए हमारे जो मतलब वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर ज़फ़र चौधरी साहब, उनकी काविशें सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। वो डॉक्टर्स को मतलब सुबह मॉर्निंग मीटिंग होती है हमारी, उसमें जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने PGRs को ट्रेंड करना होता है, वो उनको वहाँ पर उनकी मॉरल और स्पिरिचुअल ट्रेनिंग भी साथ साथ कर रहे हैं।
और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो अगर कोई उनको शिकायत हो, कंप्लेंट हो, उसके लिए भी हमने व्हाट्सएप पर भी अपने एक ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है जिस पर वो हमें कंप्लेंट करते हैं और हम फौरी तौर पर उसको रिज़ॉल्व करते हैं। इसमें कोई मतलब जैसी कंप्लेंट हमारे पास आती है हम उसको रिज़ॉल्व करने के लिए उसी वक्त प्रोसेस शुरू कर देते हैं, कोई डिले नहीं। पेशेंट वैसे रिटर्न कंप्लेंट्स भी देते हैं, वो भी हमारे एमएस साहब जो हैं उन्होंने मतलब अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं उनकी ड्यूटीज़ लगाई हुई हैं, फौरी तौर पर रिज़ॉल्व करके हमने रिपोर्ट करनी होती है अपने एमएस साहब को। और इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट्स की तरफ से, अटेंडेंट्स की तरफ से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और इसके अलावा हमारे पास जो पहले पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए इतनी सहूलियात का काफ़ी फुकदान था, लेकिन अब हमारे मौजूदा जो एमएस हैं मियां फ़हीम यूसुफ साहब, उन्होंने जो तमाम कॉरिडोर्स हैं उनमें बेंचेस की तादाद में इजाफा किया ताकि लोग वहाँ बाइज़्ज़त तरीके से बैठकर अपने पेशेंट्स को मिल सकें एक एक अंदर जाकर, जिस तरह हमारी पॉलिसी है कि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होना चाहिए। तो उसके अलावा हमारे पास 6 वेटिंग एरियाज़ हैं, उनमें भी हर किस्म का बेड्स हैं, फैंस लगे हुए हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स के लिए वाटर कूलर्स लगे हुए हैं और वाटर कूलर्स के साथ हमने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए हुए हैं, पीने का साफ़ और ठंडा पानी और फ्रेश पानी दस्तयाब है। मतलब कि हम अमले की यही कोशिश है कि पेशेंट के साथ जितने भी अटेंडेंट आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फैसिलिटेट किया जाए, क्योंकि सारी बात है वो पहले एक परेशानी का शिकार होते हैं और साथ में ये बिल्कुल सही है। और अगर हम थोड़ा सा मशीनरी के हवाले से बात करें कि हॉस्पिटल की जो मशीनरी है, आपको क्या लगता है कि वो जो है वो जदीद सहूलियात से आरास्ता है या नहीं, या उसमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में भी हम लोग काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं और हमारे जो हायर अप्स हैं उन्होंने मॉड्यूलेटर ऑपरेशन थिएटर्स जो है ना उनका बहुत जल्द इनागोरेशन हो रही है, जिसमें मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जिस तरह हमारे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें जिस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ में जिस तरह के ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वही हमारे भी 6 ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो तैयार हैं, बाकी तैयार हो रहे हैं, जिनमें कि मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर हर चीज़ अवेलेबल होगी। और इसके अलावा हमारे पास सीटी स्कैन मशीन, एमआरआई मशीन्स हैं, हमारे पास जो मतलब एमरजेंसी में भी सीटी स्कैन मशीन है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, डॉपलर है, सहूलियात सारी हैं। लेकिन हमारा हॉस्पिटल ओवरबर्डन हुआ है, हमारे पास लोग हैं उनको चलाने के लिए मशीन्स अभी पूरी तरह हमारे पास ना जगह है ना और मशीनें लगाने की गुंजाइश है। इस सिलसिले में भी इंशाल्लाह ताला फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स तैयार हैं। मौजूदा हमारे जो सेक्रेटरी सेहत हैं उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा मतलब इनकरेज किया है और उनकी तरफ से हमारे मुकम्मल तावन हमें हासिल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ना इन सहूलियात में मज़ीद इजाफा कर लेंगे। हमारी जो मशीन्स हैं उनके हवाले से बस ओवरबर्डन एक प्रॉब्लम है, नहीं तो हमारे पास तकरीबन हर इक्विपमेंट जो जदीद है वो मौजूद है। तो अगर थोड़ा सा स्टाफ के हवाले से बात करें, जिस तरह के आए रोज़ जो है वो पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पेशेंट्स को अटेंड करने के लिए जो अमला है वो इनफ है या आपको लगता है कि मज़ीद स्टाफ की ज़रूरत है? और इस सब में स्टाफ के लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब वो ऑक्यूपाइड, हर आपका वार्ड भी ऑक्यूपाइड है, बाहर जो है वो वेटिंग एरिया में भी अक्सर हमने देखा है कि बेड्स कम होने की वजह से पेशेंट्स जो हैं उनको बाहर वेट करना पड़ता है। तो इस सारे सिनेरियो में डॉक्टर्स का क्या लाहे अमल रहता है? मैडम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एडिक्वेट है अमला, एचआर खुसूसन जो हमारे पास अलाइड सपोर्टिंग हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ है ना, उसकी बस कमी है, नहीं तो डॉक्टर्स भी हमारे पास इस वक्त एडिक्वेट हैं, हमारे पास नर्सेज भी एडिक्वेट हैं, कुछ सीट्स खाली हैं। उस सिलसिले में भी हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इंशाल्लाह वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो बाकी जो हेल्थ सपोर्ट स्टाफ है ना, यानी छोटा अमला, वो हमारे पास वाकई इस वक्त उसके मसले मसाइल हैं, हमें मतलब प्रॉब्लम पेश आ रही है पेशेंट्स को ना थोड़ा सा जो होता है फुली फैसिलिटेट करने के लिए ना हेल्थ सपोर्ट स्टाफ की अभी हमारे पास कमी है। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला
हमने रिक्वेजिशन बनाकर भेजी हुई है और हमें यकीन दिलाया हुआ है हमारे हायर अप्स ने कि बहुत जल्द ये मसला भी हल हो जाएगा। लेकिन जितने हमारे पास मौजूद है अमला उससे हम काम ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम हमें मतलब शिकायत आती हैं और वो भी हम कोशिश करते हैं कि मौके पर रिज़ॉल्व हो जाएं, इसलिए सही हमारा स्मूथली सिस्टम चल रहा है। हम चाहते हैं कि मुस्तकबिल के जो ये दिन ब दिन बर्डन में इजाफा हो रहा है और कोई इस लेवल का हॉस्पिटल भी अभी तक इक्विप्ड नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने इंशाल्लाह अपनी जो है ना रिक्वेजिशनें या जो तजावीज़ है वो हमने भेजी हुई हैं और उन पर भी वर्क जारी है हमारे हायर अप्स की तरफ से। इंशाल्लाह उस पर भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपकी बात को मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगी और अपनी ऑडियंस को मैं बताती जाऊं कि आज हमारे मॉर्निंग शो में जश्न का समा है और क्यों ना हो, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स आज हो गया पूरे 25 साल का। जी हाँ, मैकडॉनल्ड्स को पाकिस्तान में सर्व करते हुए 25 साल हो गए हैं और मैकडॉनल्ड्स वो वाहिद इंटरनेशनल फूड चेन है जिन्होंने अपने मेयार को, अपनी इज्जत को, अपने मुकाम को जो बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से बरकरार रखा है। मैकडॉनल्ड्स पे जब भी कोई कस्टमर जाता है तो मैकडॉनल्ड्स स्टाफ उसके साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा वो बाकी सबके साथ करते हैं। मतलब ये नहीं है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके साथ अलग से बिहेव किया जाएगा, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आपके साथ अलग से। मतलब कि स्टूडेंट हो या एम्प्लॉय हो या बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी हो, आपका ताल्लुक़ हुआ किसी भी क्लास से है, आपको इक्वल ट्रीट किया जाता है। तो मैकडॉनल्ड ने इखलाकियात की, इंसानियत की बहुत खूबसूरत जो मिसाल है, एग्जाम्पल है, उसे सेट किया है और साथ ही साथ हमें बहुत क्वालिटी फूड भी दिया है, हमारी खुशियों को चार चांद लगाए हैं। तो अगर आप सोचें कि जैसे हम मैकडॉनल्ड ने अपने हर आउटलेट पे एक बराबरी की जो मिसाल कायम की है, अगर उसी को हम अपने माशरे में भी इम्प्लीमेंट करें तो माशरे के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। और बराबरी का दर्स तो हमेशा से हमारा दीन भी देता है। तो एक बहुत ही अच्छी फूड क्वालिटी के साथ हमें 25 साल से मैकडॉनल्ड सर्व कर रहा है, तो सेलिब्रेशन तो बनता है। और इसी सेलिब्रेशन break up. We'll be right back after a short break. वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं कि जहाँ पे सेहत को हज़ार नेमत कहा जाता है और सेहत के हवाले से बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं भी और बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो जल्द मौजूद होंगी ताकि जो सेहत के मेयार को है वो बेहतर बनाया जा सके। एलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद का एक बहुत मशहूर और बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, लेकिन उसको भी कई ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन भी इस हवाले से परेशान है कि क्योंकि कभी ओवरबर्डन चीज़ें हो जाती हैं और पेशेंट्स की तादाद बढ़ जाती है तो संभालना और हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ऐसे लाहे अमल इख्तियार करें, कुछ ऐसा सलूशन निकालें ताकि अमले पे भी और पेशेंट्स पे भी जो बोझ है वो कम हो सके। अगर हम थोड़ा सा बजट के हवाले से बात करें तो जो गवर्नमेंट, जैसे कि हमने पहले भी बात की कि एनुअली एक बजट तय है, तो अगर उस बजट में रहते हुए सहूलियात की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो मंजूर किया हुआ बजट है वो इनफ है सहूलियात के लिए और पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए? मैडम इसका ना थोड़ा सा इसमें हम अगर देखें ना कि हमारे जो बेड्स की तादाद है मंजूर शुदा 1500 प्लस, उतना हम अगर कंसीडर करें ना कि हमारे पास पेशेंट भी इतने ही आए तो हमारा बजट इनफ है हमारे लिए। मतलब उसके अंदर अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह दे सकते हैं पेशेंट्स को सहूलियात। लेकिन हम हैं इस टाइम हमारा हॉस्पिटल ओवर बर्डन है, बाज़ दफ़ा इतने ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं और जो मौजूदा बजट है उसके हवाले से फिर हमें मतलब बहुत मुश्किलात पेश आती हैं पेशेंट्स को फुल्ली मतलब सेटिस्फाई करने में। लेकिन उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हम अगर गवर्नमेंट से कोई रिक्वायरमेंट करें और हम पूरी तरह हमें अपना जो शफाफियत के तरीके से चलते हुए तो हमें मिल जाता है बजट और हमें गवर्नमेंट दे देती है। खुसूसन हमारे सेक्रेटरी साहब बहुत ज़्यादा मेहरबान हैं, वो पेशेंट्स की मुश्किलात और वज़ीर आला साहब ने भी हमें मुकम्मल यकीन दिलाया है। और हमारे जो सीएम हैं उन्होंने हमें कहा है कि आप लोग अपना पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर भेजें, आपकी जितनी भी मुश्किलात हैं वो इंशाल्लाह ताला हम हल करेंगे। तो हमारे जो बेड्स की मंजूर शुदा तादाद है उसके हवाले से हमें बजट में कोई कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब ओवर बर्डन हम होते हैं तो हमें बजट की कमी का, शॉर्ट कमी का सामना करना पड़ता है।
तो इसमें अगर थोड़ा सा हम बात करें, थोड़ा माजी के हवाले से भी देखा जाए, क्योंकि मसले मसाइल हमेशा से ही रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये कुछ हद तक रिजॉल्विंग, क्योंकि जैसे आप बात करें, आप कह रहे हैं कि इंशाल्लाह ये चीज़ हो जाएगी, तो अभी तक इन सब चीज़ों को किस तरह से आप हैंडल कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो क्यू में हैं जो इंशाल्लाह हो जाएंगी, और हम भी उम्मीद रखते हैं कि वो चीज़ें जल्द हों ताकि आपके लिए भी आसानी हो, पेशेंट्स के लिए भी आसानी हो। तो लेकिन अगर थोड़ा सा प्रीवियस टाइम को देखा जाए, अब तक इन बिना सहूलियात के या जिन सहूलियत का फुकदान है उसके बिना किस तरह सर्वाइव आपने किया? मैडम, सहूलियात का फुकदान जब होता है तो बहुत कम वाक़यात हैं जहाँ पर हमारे पास ना पेशेंट ज़्यादा हों और हमारी सहूलियात उनको कोप ना कर रही हों, तो तब हम एमरजेंसी बेसिस पर कोशिश करते हैं कि कोटेशन के थ्रू या एलपी के थ्रू हम चीज़ों को मैनेज कर लेते होते हैं। तो लेकिन जो जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा है, हमारी रिपोर्ट्स जो हैं, हमारे पेशेंट्स की फीडबैक मिल रहा है, वैसे वैसे गवर्नमेंट की तरफ से, सेक्रेटरी साहब की तरफ से, सीएम साहब की तरफ से हमारे साथ बहुत अच्छी कोऑर्डिनेशन जारी है। हमारे बजट अकॉर्डिंगली हम उसको बहुत जल्द मैनेज करते हैं। अब जिस तरह देखें, पिछले दिनों थोड़ा सा मसला बना कि हमें पहले प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की तरफ से हेपेटाइटिस सी की जो मेडिसिन्स हैं, जो ऑरल मेडिकेशन इंटरफेरॉन्स हैं, वो आए थे, वो मिल रहे थे। तो यकदम उधर से हमें लेटर आया कि अब आपके जो पेशेंट चल रहे हैं ना, उनके लिए सिर्फ हम देंगे, नेक्स्ट आप लोगों ने खुद मैनेज करना है। तो उसके लिए हमने फौरी तौर पर टेंडर दिया मेडिसिन्स के लिए। जितने पेशेंट हमारे पास रनिंग में थे, जिनका कोर्स पूरा होने वाला था, उनकी मेडिसिन हमने अवेलेबल कर ली प्राइमरी एंड सेकेंडरी को रिपोर्ट देकर, और जो नेक्स्ट पेशेंट जिनको मिलनी थी उनको सिर्फ मेरा ख्याल है 10 या 15 दिन वेट करना पड़ा होगा। हमारे पास मेडिसिन दोबारा से हमने टेंडर दिया, शॉर्ट टेंडर, मेडिसिन आ गई, हमने उस मसले को मैनेज कर लिया। अब ये मेडिसिन या ये मसला ऐसा था कि जिसमें पेशेंट को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन वेट कर सकते हैं, इतनी सिवियरिटी नहीं है कि इमरजेंसी बेसिस नहीं है। अब हमारे पास इमरजेंसी में बाज़ दफ़ा कोई इंजेक्शंस हैं, वो हमने सोचा होता है, हमारे जो पिछला ट्रेंड चल रहा होता है पिछले ईयर का, कि इसकी इतनी तादाद कंज्यूम हुई है, तो इस साल हम 10% के हिसाब से फिर हमारा अंदाज़ा होता है कि शायद 10%, क्योंकि ये पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि 10% इसमें इजाफा होगा, तो उस हिसाब से हमने मैनेज की होती हैं चीज़ें। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि कई उस चीज़ की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती, पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं रेफ़र होकर इधर उधर से पूरे रीजन के, तो उसके लिए भी हमारे पास गवर्नमेंट ने हमें इजाज़त दी हुई कि आप कोटेशन कर लें, एलपी पर चीज़ परचेज़ कर लें। तो वो छोटी छोटी जो होती है ना इस तरह की कमियाँ, उनको हम फिर इस तरीके से पूरा कर लेते होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, ताकि जो पेशेंट है उसको हर जी, तरह पेशेंट से को सफ़र नहीं होना चाहिए, ये हमारी होना पॉलिसी है। चाहिए। जी जी, क्योंकि उसमें, और आप क्या देखते हैं कि जैसे अभी बहुत सारे यंग डॉक्टर्स भी आ रहे हैं, तो उनमें क्या वो मेंटली इतनी स्ट्रेंथ होती है? क्योंकि जारी बात है कि आप एक तजुर्बाकार हैं और नए आने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो किस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या उनमें वो एबिलिटी है कि वो पेशेंट्स को इतने अच्छे से टैकल कर सकें? क्योंकि आपको पता है कि हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है, जितना ये अहम हमारी ज़िंदगी में रोल प्ले करती है, जितना ये ज़्यादा खिदमत खल्क कर रही है, उतना ही ज़्यादा जब बंदा जाता है ना तो वो परेशान हो जाता है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह कोई सेहतमंद भी जा रहा है ना किसी काम से, तो वहाँ पे जाके एकदम से ना वो थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो जाती है। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हो, तो नई जो आने वाले यंग डॉक्टर्स हैं उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? मैडम, हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात कहूँगा कि उनमें जज्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन बाज़ दफ़ा वो जितना हमारे पेशेंट्स में कोई अवेयरनेस नहीं है, इतनी एजुकेशन नहीं है, तो हमारे पास अलाइड में इमरजेंसी में पेशेंट को अनफॉर्चुनेटली तब लाया जाता है जब हर तरफ से झाड़ फूंक करवा कर जो होते हैं अटेंडेंट्स, दम दरूद और हकीमों की दवाइयाँ, और ये जो क्वैक्स बैठे हुए हैं, अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं गली मोहल्लों में, इनसे डेक्सा के टीके लगवा कर जब मरीज़ बिल्कुल, वो लोग कोई भी एक्सेप्ट नहीं ना करता, वो कहते हैं जी हुण इन्हों अलाइड ही लै चलो, वो फिर पेशेंट आते हैं और लॉयकीन को होता है कि जी अब बस जादू हो जाए, अलाइड हम आ गए हैं, तो हमारा पेशेंट तो अब ठीक होना चाहिए। जो डॉक्टर है वो मजीशियन है, और अब जो है ना वो जादू की कोई छड़ी घूमेगी और जो है वो पेशेंट सही हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं CTN सेहत के हवाले से बात करें तो देखें सेहत को हज़ार नेमत तो कहा गया है, तो आपको क्या ही अच्छा है कि जब से आपने होश संभाला है, आपको पता है कि आपकी सेहत आपके लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है, तो अपनी ज़िंदगी में कुछ अपना लाइफस्टाइल ऐसा अडॉप्ट करें कि आपको कभी भी मेडिकेशन पे जाना ही ना पड़े। क्योंकि अगर आप मेडिकेशन पे एक बार कहते हैं चले जाते हैं ना, तो उसके बाद वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो पहले कोशिश करें कि ख़ुद को सेहतमंद रखें ताकि आप मेडिसिन से दूर रहें। और अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो गए हैं कि आपको हॉस्पिटल का रुख करना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें डॉक्टर्स के साथ। क्योंकि डॉक्टर्स को भी अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना सिर्फ अपनी सिचुएशन को देखते हैं कि हम किस हालात में सफ़र करें। हमें लगता है जो डॉक्टर्स हैं वो बिल्कुल बेहिस हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पूरी इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, वो अपना दिन रात एक करते हैं। बल्कि हम ठीक होते हैं और अपनी फैमिली में वापस चले जाते हैं, लेकिन उन्होंने एक ऐसे प्रोफेशन को अडॉप्ट किया है जहाँ पे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी जुड़ी होती है और वो अपनी पर्सनल लाइफ को कंप्रोमाइज़ कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं जहाँ पे फैमिली के साथ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उनका फ़र्ज़, उनकी ड्यूटी उनको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। उनके लिए उनका प्रोफेशन सबसे जो है वो बालातर होता है, सबसे ऊपर होता है। उनकी प्योरिटी में, उनकी टॉप प्योरिटीज़ में पेशेंट्स की खिदमत करना होता है। तो थोड़ा सा उनको भी समझें, उनके साथ प्यार से, शफ़क़त से बात करें ताकि वो भी आपको वैसे ही ट्रीट करें। और ये जो कश्ती चल रही है सेहत को, आपको एक सेहतमंद ज़िंदगी देने की, वो बेहतर और आसान अंदाज में चल सके। डॉक्टर साहब, अगर हम थोड़ा सा बात करें एक्टिव इश्यूज़ के हवाले से, कि जैसे आपने मशीनरी पे भी बात की, थोड़ा सा बेड्स की भी बात हुई कि पेशेंट्स की कमी हो जाती है, इसके अलावा कोई और ऐसे एक्टिव इश्यूज़ हैं जिनका सामना करना पड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को? जी मैडम, इनमें सबसे पहला तो इशू हमारे जो हैं मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अटेंडेंट्स है। तो जब हम लोगों ने उनको पूरी तरह, हमने बाकायदा फ्लैक्सेस लगवाई हुई हैं पेशेंट्स के, अटेंडेंट्स की और पेशेंट्स की एजुकेशन के लिए भी, कि अगर आपको लग रहा है कि आपका पेशेंट मिसमैनेज हो रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो हम लोगों को कंप्लेंट कर सकते हैं। बाकायदा वो एप्लीकेशन लिखकर, डायरी नंबर लेकर लगवा कर हमें कंप्लेंट करें, उनके पास रिकॉर्ड होगा। और अगर हम नहीं एक्शन लेते तो फिर वो नेक्स्ट फोरम पर भी मूव कर सकते हैं, जो कि हेल्थ केयर कमीशन है। लेकिन डॉक्टर्स पेशेंट्स की दिन रात खिदमत में मसरूफ़ हैं। हमारे डॉक्टर्स जो हैं, आप कभी जाएं इमरजेंसीज़ में तो आप देखेंगे हमारे डॉक्टर्स पर कितना बर्डन है। तो पेशेंट्स जो हैं, बाज़ दफ़ा ये होता है कि कोई पेशेंट इस कंडीशन में आता है, बहुत ही वर्स कंडीशन में, कि आते ही वो कोलैप्स कर जाता है और डॉक्टर्स की कोशिशों के बावजूद वो नहीं बचता। तो अटेंडेंट्स जो है वो डॉक्टर्स को ब्लेम करते हैं। उनको चाहिए कि वो कंप्लेंट करें, अगर सेटिस्फाई नहीं है वो कंप्लेंट करें, हम पूरी इंक्वायरी लगाएंगे। हमारे पास इस तरह की मिसालें और भी मौजूद हैं। पिछले चंद सालों में हमने इंक्वायरीज़ की हैं, हमने सेटिस्फाई किया है। और जब पेशेंट नेक्स्ट फोरम पर मूव करते हैं अटेंडेंट्स उनके, तो वहाँ पर भी इंक्वायरी होती है। और जहाँ पर भी डॉक्टर्स अगर राइट ना हो तो उसको सज़ा भी मिलती है। इसके लिए आप ये माजी करीब में आपके सामने मिसाल मौजूद है, प्रोफेसर रसूल चौधरी का जो केस था, उसमें उनकी नेग्लिजेंस थी तो उनको किया गया है, मतलब पनिशमेंट उनको मिली है। मतलब एक पूरा सिस्टम है, लेकिन उस सिस्टम के थ्रू एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करते हुए जो है वो एंड रिजल्ट का फ्यूरियस हो जाते हैं अटेंडेंट्स, जो फ्यूरियस और डॉक्टर्स के साथ मतलब हाथापाई तक नौबत चली जाती है। और ज़्यादा मैं देखती हूँ कि जितना बैकवर्ड एरिया से हमारे लोग आते हैं, डॉक्टर उनके साथ बड़ा अच्छे से ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। समटाइम हो जाता है डॉक्टर भी हाइपर हो जाता है, क्योंकि वो सारा दिन इस तरह की माइंड ऑफ स्टेट से गुजर रहा होता है कि कहीं ना कहीं जाके आखिर इंसान है, थोड़ा सा बर्दाश्त कम हो जाती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, इसको मैं भी जो है वो सेकंड करती हूँ कि एक पूरा प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो थोड़ी सी अनफॉर्चुनेट लोगों को इतना पता नहीं है कि प्रोसेस को किस तरह से फॉलो करना है और किस तरह से अगर उनको कोई कंप्लेन है तो कंप्लेन फाइल करनी है। तो ये बड़ी ज़रूरत है। और दूसरा एक चीज़ और जो हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, एक बड़ा आम सा जुमला है कि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं है तो बर वक्त डॉक्टर से रुजू करें। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस के साथ पहले हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी सेहत को जो है वो तबाह कर लेते हैं, और फिर जब हम आके डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, वो भी किसी के कहने पे, अगर अल्लाह किसी को हिदायत दे दे और वो डॉक्टर के पास पहुंच जाता है, तो फिर वो समझता है कि बस अब डॉक्टर के पास आ गए हैं तो उसके हाथ में कोई जादू है। डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट ट्रीटमेंट से जो है वो
पेशेंट को फैसिलिटेट करे, लेकिन वहाँ पर लोग बड़े जो है ना वो अदम बर्दाश्त का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सारी सिचुएशन आपको आई एम श्योर दिन में बहुत बार फेस करनी पड़ती होगी। जी जी। तो फिर किस तरह से खुद को जो है वो काम करते हैं, रिलैक्स रखते हैं? जाहिर बात है आप भी इंसान हैं, थक जाते हैं। मैडम हम ज़्यादातर यही फिर हमारे मतलब एक पहले से बना होता है, हमारा ये रूटीन मैटर बना हुआ है कि इस तरह के मामलात आएंगे, तो उसके लिए आप समझ लेंगे हम इस चीज़ के लिए अब यूज टू हो गए हैं। लेकिन हमें बहुत अफसोस होता है जब भी कोई इस तरह का इशू आता है ना, कि हमारे डॉक्टर्स की दिन रात काविशों के बावजूद लोग जो हैं वो मामलात को अपने हाथ में ले लेते हैं। अगर वो डॉक्टर्स के साथ बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं, हम पूरी तरह इंक्वायर करेंगे, हम उस मामले को सॉर्ट आउट करेंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे। अगर वो नहीं हमसे सेटिस्फाई तो नेक्स्ट फोरम भी मौजूद हैं जिनके लिए उनको कोई इजाफी चार्जेस भी नहीं लगेंगे, कोई पैसा खर्च नहीं करना, जस्ट उनको कंप्लेंट करनी है और वो फोरम की जो मशीनरी होती है, मतलब उस नेक्स्ट जो हमारा फोरम हेल्थ केयर कमीशन है, उसके बाद सेक्रेटरी हेल्थ साहब हैं, उनको भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। वो खुद ब खुद एक मतलब प्रोसेस शुरू हो जाता है और उसमें वो हर चीज़ को प्रोब आउट करते हैं। तो लेकिन हमारे पास तब आता है मामला जब लड़ाई हो चुकी होती है, तो हम कोशिश करते हैं, हमारे डॉक्टर्स का इसमें मैं कहता हूँ बड़ापन, यंग डॉक्टर्स, बाज़ दफ़ा ये होता है कि यकीन करें ऑफेंस होता है, काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होता है मामला, और हम चाहते होते हैं कि इसकी FIR दर्ज हो और पुलिस जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करे जो इसने मार कुटाई हुई है, लड़ाई हुई है। तो लेकिन हमारे यंग डॉक्टर्स फिर जब देखते हैं, वो पेशेंट्स को भी तब अटेंडेंट्स को एहसास होता है, वो मिन्नतें तरले करते हैं, तो हमारे जो यंग डॉक्टर्स हैं वो फिर बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उनको माफ़ कर देते हैं। लेकिन यकीन करेंगे अगर एक भी इस तरह अटेंडेंट को सज़ा मिल जाए ना, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाए, उनको मामलात अपने हाथ में नहीं लेने चाहिए। अगर वो नहीं सेटिस्फाई, अपनी मर्जी से इलाज करवाने आए और बाकायदा कंसेंट देते हैं हमें, हम कंसेंट लेते हैं और इलाज में कोई कमी नहीं होती, आप वहाँ खुद खड़े होकर ऑब्जर्व, जिस बंदे को कोई शक है ना, वो हमारी इमरजेंसीज में आए, एक कोने में खड़ा होकर देख ले कि कैसा सिस्टम चल रहा है हमारे OPDs में, हमारे वार्ड्स में। बाज़ दफ़ा होता है, आप देखें कई दफ़ा इस तरह होता है, हमारे पास शिकायत आती हैं, हमारा जो छोटा स्टाफ है वो लोगों के साथ पूरी तरह, जिसको मैं हेल्थ सपोर्ट स्टाफ आपको कहा है, हमारे पास कमी है बहुत ज़्यादा, तो वो पूरी तरह तावन नहीं करते। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि पेशेंट्स के अटेंडेंट्स अपनी मर्जी से उनको पैसे देकर कोई काम करवा लेते हैं, बाद में हमें शिकायत कर देते हैं। हाँ, ऐसे भी बहुत सारे केसेस जी, होते हैं। हम कहते हैं कि आप हमें पहले बताएं, हाँ। आपका कोई काम नहीं हो रहा ना, तो आपके पास WhatsApp नंबर भी हमारी फ्लेक्सेस लगी हुई हैं, यही वो हमें बताएं। अवेयरनेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमी है, कि अगर एक सहूलत मौजूद है तो लोगों को पता ही नहीं कि उसको किस तरह से यूज़ करना है। वो हमें मैसेज करें, हमें बताएं, हम फौरी तौर पर एक्शन लेंगे। अगर हम ना लें तो फिर कहें, उनका कोई काम नहीं करता, छोटा अमला उनके साथ तावन नहीं करता, वो हमें मैसेज करें कि ये जी हमसे पैसे मांगते हैं, बजाय इसके कि उनको पैसे दें, एक दिन दूसरे दिन आकर हमें जी बताएं कि जी उसने हमसे पैसे लिए हैं। तो आप एक दफ़ा हम पर रिलाई करके, हम पर ट्रस्ट करके तो देखें, इंशाल्लाह हम उनके ट्रस्ट पर पूरा उतरेंगे। और इंशाल्लाह एक ट्रस्ट पे पूरा उतरने के अलावा भी साल से जो है आप पेशेंट्स की खिदमत कर रहे हैं, तो वैसे पेशेंट का और जो डॉक्टर का ताल्लुक होता है ना, वो बड़ा मजबूत होता है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली से हटकर पेशेंट्स के साथ गुजार रहे होते हैं। तो एक जो है वो वाबस्तगी वैसे जज्बाती तौर पे भी कुछ डॉक्टर्स के साथ हो जाती है। तो अगर थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करें, तो डॉक्टर्स की हम प्रोफेशनल लाइफ तो देखते हैं, पर्सनल लाइफ इसके साथ कितनी जुड़ी हुई है और किस तरह से वो सारी चीज़ें मैनेज होती हैं? क्योंकि ज़ाहिर बात है, अगर रात में कोई केस आ गया है तो आपको, अगर आपकी ड्यूटी आवर्स नहीं भी हैं, तो आपको आना पड़ता है हॉस्पिटल। अगर कोई मसला हो गया है तो किस तरह से सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं? बस मैडम, इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको ये मसला, मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ इस टाइम, तो एडमिनिस्ट्रेशन की 24 आवर ड्यूटी होती है। घर तो हम लोगों ने जाना होता है मॉर्निंग टाइम, इवनिंग में मतलब 5-6 बजे मैं जाता हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा कोई मसला यकदम आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, किसी चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, तो हमें फौरी तौर पर हमारा जो होता है फीडबैक मिलता है अपने हॉस्पिटल के स्टाफ से। मतलब कि जो काम है वो हमेशा प्रायोरिटी में रहता जी, है। काम फैमिली हमारी, हमसे यही तो फैमिली को शिकायत है।
कि तो जी आप उम्मीद हमें करते हैं कि काम आप इसी तरह से करते रहें, आपके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा हों। आपका जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। Thank you, और मैम। जितने भी जज़ाकल्लाह। हमारे देखने वाले ऑडियंस हैं और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर हॉस्पिटल्स में भी बैठे हुए कुछ पेशेंट्स देख रहे हैं, तो हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये एक ऐसा अमल है कि जिसमें आपको भी थोड़ा सा पेशेंटली काम और कूल रह के, थोड़ा सा अपने गुस्से को जो है वो बर्दाश्त करके और हौसले के साथ जो है इन सारे हालात का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स को भी बहुत सारी मुश्किलात और परेशानियों का सामना होता है। हम दुआ करते हैं कि बहुत जल्द ये जो मसले हैं ये हल हो जाएं और बहुत सारी आसानियां आपके लिए पैदा हों। और लास्ट में जिस तरह से मैं हमेशा से कहती हूँ कि अल्लाह पाक आपके लिए, मेरे लिए और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें और हमेशा पाकिस्तान तरक्कियों की मनाजिल तय करता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा से आपसे मुलाकात होगी। प्रोग्राम का वक्त हुआ जा रहा है ख़त्म। अल्लाह के बाद।